लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मुरैना घटना की जांच करेगी एसआईटी, सीएम शिवराज का ऐलान। 15 दिन में आएगी रिपोर्ट, जनता मांगे जवाब में आज इसी पर होगी चर्चा। मुरैना में आरक्षक धर्मेंद्र की हत्या मामले में डंपर चालक अब तक गिरफ्तार नहीं। 2 आरोपियों की पहचान हुई। टीआई समेत 6 पुलिस वालों पर हुई घटना के वक्त चुप रहने का आरोप। जबलपुर में डंपर ने 100 को रौंदा, मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने डंपर को लगाई आग। रेत माफिया का बताया जा रहा है डंपर। कुदरत के मारे किसान अब प्रशासन से भी दुत्कारे गए। भिंड कलेक्टर ने किसानों को जमकर दी गालियां। कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो टेप। जसपुर में विक्रमादित्य जूदेव पर प्रिंसिपल को कुचलने का आरोप। प्रिंसिपल की हालत गंभीर। जूदेव पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। सिगरौली से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली राहत। अपने आदेश पर ही दिया स्टे। विधायक बोले सुप्रीम कोर्ट में आदेश को देंगे चुनौती। रायपुर में 4 रईसजादों ने बरपाया कहर। नशे में धुत होकर 2 बाइक सवार युवकों को कुचला, 1 की मौत। रीवा से सीधी जा रही बस का स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। बस पेड़ से टकराई, 18 से ज्यादा यात्री घायल। रायपुर के घर की छत पर बने मोबाइल टावर में लगी आग। कड़ी मशक्कत बाद आग पर पाया गया काबू। इलाके में मची अफरा तफरी। और रीवा के हनुमानगंज में भारतीय वायुसेना का विमान तेजस 645 दुर्घटनाग्रस्त। पायलट और को पायलट ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान। आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे। माफिया पर लगाम के लिए कसम खाई गई थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पास। 3 साल बाद भी माफिया बेलगाम और सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। मुरैना से सिर्फ सिपाही की हत्या ही नहीं हुई है, बल्कि माफिया राज की एक और करतूत बेपर्दा हो गई है। इस बार भी दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, जांचें बिठाई गई हैं, लेकिन क्या वाकई माफिया पर लगाम लग पाएगी? बेलगाम, बेखौफ खनन माफिया और उनके सामने बेबस बेरंग प्रशासन। यही वानगी है मध्य प्रदेश में। खनन माफिया बेरोक टोक अवैध उत्खनन करने में लगे हुए हैं और उनको जो भी रोकने की हिमाकत करता है वो रास्ते से हटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की सरजमीन एक बार फिर खाकी के खून से लाल हो गई। एक और सपूत ने खनन माफिया पर नकेल कसने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। सियासी आस्तीनों में पल रहे सांपों ने एक और बहादुर का कत्ल कर दिया और नूराबाद थाने का सिपाही धर्मेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गया। धर्मेंद्र साथियों के साथ निकला तो था लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन फर्ज ने उसे रेत से भरे डंपर को रोकने पर मजबूर कर दिया। डंपर के गेट से लटककर धर्मेंद्र ने ड्राइवर को उतारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने धर्मेंद्र को रौंद डाला। जीप में बैठे चश्मदीद तमाशबीन बनकर सारा माजरा देखते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। ग्रामीण महिला में जो उनके लूट के आरोपी थे उसको पकड़ने जा रही थी। उस वक्त जो है डंपर ने दिखाई दिया तो डंपर को उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। तो डंपर का जो बैक साइड में आरक्षक द्वारा बैक साइड में जो खंती है उसको दबा दिया गया। आरक्षक की डेथ हुई। कुछ दिन पहले ही सेना से वीआरएस लेकर देशभक्ति जनसेवा का जज्बा लिए खाकी पहनने वाले धर्मेंद्र की 12 साल की एक बेटी है और 4 साल का एक बेटा। परिवार सदमे में है। घर वालों ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। बहुत ज्यादा आतंक है और इनफैक्ट वाकई में लगता है सरकार के कंट्रोल में नहीं है। गांधी का हस्बैंड था ये, जो भी एक्सपायर।
और अभी कुछ दिन पहले इनका नूराबाद पोस्टिंग हुआ था। सवाल तो उठेंगे ही सिस्टम पर, सरकार पर, कानून पर। 2 दिन गुजर गए लेकिन आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मानो कातिलों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। सरे राह सिपाही को रौंदने वाले पर केस दर्ज किया गया है, वो भी गैर इरादतन हत्या का। विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है, सरकार पर संगीन आरोप लगाए, सीबीआई जांच की मांग भी की। अवैध उत्खनन को मामला उठाया था। नरेंद्र कुमार की हत्या हुई, अनेक वारदातें हुई, चाहे पन्ना में हो, चाहे होशंगाबाद में हो, चाहे सब जगह हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभावशाली लोगों का संरक्षण इन लोगों के साथ है और जब तक ये नहीं खत्म करेंगे तब तक इसी तरह हत्याएं होती रहेंगी। मामले की संजीदगी को देखते हुए सरकार ने एसआईटी बैठा दी है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट का दावा है। परिवार को भी मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है। हमने फैसला किया कि एसआईटी बना के इस घटना की जांच करवाएंगे। एसआईटी का आज गठन हो जाएगा। एसआईटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो मालिक है, ट्रक के ड्राइवर है, उनका पता चल गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई से याद आया, एक पखवाड़ा पहले यही विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर कार्रवाई कब होगी, जो रेत ठेकेदार से रंगदारी वसूलते हुए रिकॉर्ड हो गए थे, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को पेड़ से बांधकर हंटर मारने की धमकी दी थी। खराब है, जैसे हम ऑन करा ऐसा है, तुम जैसे हमने निकालते पेड़ से बांध के मार के हंटर की तरह बजवा दूंगा, सही हो जाएगा। तुम समझे? समझ में आई कि नहीं आई? समस्या है लोगों को। सियासत की सरपरस्ती में चल रहे खूनी खनन में एक बार फिर खाकी को खामियाजा आना पड़ा। मुरैना में माफिया राज ना कहें तो क्या, जब अदालतों के फरमान के बाद भी अवैध उत्खनन पर लगाम लगने के बजाय ये फलता फूलता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सूबे में कब थमेगा खनन का ये खूनी खेल। मुरैना से राम दंडोतिया के साथ राशिद, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब ईमानदार मुलाजिम की जाती है जान, कानून का बनता है माखौल, तो सवाल उठते हैं। क्या सरकारी महकमे की शह पर फल फूल रहा है अवैध खनन का कारोबार? अवैध कारोबार के लिए क्या लचर कानून है जिम्मेदार? क्या नेताओं की वजह से खनन माफिया हुआ है बेखौफ? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता और खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू जी। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के जगदोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा मालू जी आपसे ही है। विपक्ष ने सरासर आरोप लगाया है कि सत्ता के जो लोग हैं, जो राजनीति में है, उनका संरक्षण है खनिज माफियाओं को, इस कारण वो इस तरह से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, विपक्ष का काम है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना ये उनका काम नहीं है कि किसी पर भी कोई आरोप मढ़ दिया। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। सरकार ने जो कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए, ये सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया एसआईटी के गठन को लेकर, और उसके साथ ही किसी को नहीं बख्शने का और मुआवजे की राशि देने का भी फैसला प्रदेश की सरकार ने किया है। और ये प्रदेश सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि उत्खनन तो ठीक है, अवैध परिवहन के सबसे ज़्यादा प्रकरण बनते हैं और अवैध परिवहन के लगातार हर वर्ष जो प्रकरण की उनको पकड़ने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उनकी कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है और दंड और कड़े दंड की वसूली भी हुई है। और मैं समझता हूं कि एक ये सामाजिक बुराई है, माफिया जो पनपता है, जो अवैध कारोबार में लगे रहते हैं,
चोरी हो, डाकेजनी हो या दूसरी चीज हो, लेकिन सरकार उस पर सजग है। सवाल सरकार की नीयत का है कि क्या सरकार ने उसको खुला छोड़ दिया है। सरकार बिल्कुल कड़े निर्देशों के साथ, कड़ाई के साथ, न केवल कानून का पालन कराने के लिए बल्कि इस ऐसे अवैध परिवहन को रोकने के लिए भी हर साल एक 15 दिन का पखवाड़ा भी चलाती है और बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ कार्रवाई करती है और किसी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष तो झूठे और गलत बेसिर पैर के आरोप लगा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। मालू जी, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी सरकार के नियत में कोई खोट नहीं है, आप पूरी कार्रवाई कर, फिर रुक क्यों नहीं रही है? इसके पहले 3 साल पहले जब आईपीएस नरेंद्र कुमार जी की हत्या हुई थी, वो शहीद हुए थे, उस दौरान खासी कस्में खाई गई थी कि पूरी तरह से जो भी माफिया है, खनिज माफिया है, उस पर लगाम कस लेंगे। 3 साल हो गए, फिर से एक वारदात हो गई। आप अगर मुरैना तरफ जाए, मेरे पास वो फुटेज भी है जहां अभी भी लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। फिर क्यों नहीं रुक रही है? बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपकी मंशा ठीक है, तो फिर मंशा ठीक है तो या तो फिर ब्यूरोक्रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। त्रिपाठी जी, ये मैंने कहा ना, दुर्घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लगातार कार्रवाई का परिणाम है। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये 3 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, लगातार ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, अपने कर्तव्य के पालन में, इस तरह अवैध परिवहन को रोकने में, इस तरह से लोगों का मुकाबला करने में, जब नक्सलवाद में, आतंकवाद में, इस तरह की कार्रवाई में भी हमारे जवान शहीद होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के पालन में सरकार ने कभी इस मामले में कोताही नहीं बरती और हम इस बारे में पूरी तरह सजग हैं। हमने लगातार अभियान चलाए, अभियान का नतीजा है ये। लेकिन मैंने कहा ना, ये दुर्घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस पर राजनीति करने की बजाय हम ये कैसे रुके, समाज को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार तो पूरी सजगता और मुस्तैदी के साथ इसमें जुटी है और इसीलिए इसी का परिणाम है कि ये अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन सबसे ज्यादा, उसी को रोकने तो के। उत्खनन नहीं होता तो परिवहन कैसे हो रहा है? जी नहीं, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अवैध परिवहन क्योंकि रेत है, रेत को ले जाते हैं, तो अवैध उत्खनन अलग चीज है, अवैध परिवहन अलग चीज है। तो जब गाड़ी में जाता है बिना रॉयल्टी के, उसको अवैध परिवहन बोलते हैं। और अवैध परिवहन को जब पकड़ा जाता है, उसी के लिए सारा अमला होता है जो उस पर हमेशा निगाह रखता है और उनको शिकंजे में लेता है। ऐसी कई सारी दूसरी घटनाएं होती हैं, जब एनकाउंटर भी करते हैं या कुछ दूसरे डाकुओं को भी हमने सफाया किया, कई सारे ऐसे गिरोहों का सफाया किया। ये इस प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही ऐसे लोगों का सफाया हुआ है जो समाज में अराजकता फैलाते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे शहीद को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने ऐसे अवैध परिवहन को रोकने में किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया। और ये जो लोगों ने ये किया है उन पर तो कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन हो गया है। सरकार और पूरा हमारा शासकीय तंत्र इस मामले में पूरी संजीदगी के साथ, किसी को बख्शने का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल मालू जी, हम आपके पास आएंगे फिर से। हम हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं। आप कहते हैं कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। अगर विपक्ष आपकी कमियों को नहीं उजागर करेंगे तो विपक्ष का काम क्या रहा? गोविंद सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? गोविंद मालू जी ने अभी जो सफाई दी, जो भी हुआ, आप उसी इलाके से आते हैं, आप भिंड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अकेले आप भिंड से नहीं हैं, आप पूरा चंबल और ग्वालियर संभाग के नेता हैं, जन नेता है, वहां की सारी एक एक गतिविधियों से आप वाकिफ हैं। आप क्या मानते हैं ये क्यों हो रहा है? ये एसआईटी के गठन से धर्मेंद्र चौहान की जान वापस नहीं आ सकती। प्रश्न चिन्ह लगता है कि अवैध उत्खनन लगातार जारी क्यों है। जहां तक मालू जी ने कहा कि भाई विपक्ष को भी अपना सहयोग करना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि 11 वर्ष से अधिक हो गए सरकार को, कभी भी सार्वजनिक मुद्दों पे इस सरकार ने, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी रहे हों, गौर साहब रहे हों या शिवराज सिंह जी हो, इनका सोच पूरी तरफ एक तंत्रवाद का है। प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लगातार जब सर्वोच्च न्यायालय ने चंबल अभयारण्य, जो घड़ियाल अभयारण्य है चंबल का, उस पर रेत उठाने के लिए कड़ाई से प्रतिबंध लगाया है, माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर की बेंच ने कड़े निर्देश दिए हैं और आईजी की
अध्यक्ष आदि जी के नेतृत्व में एक एसएफ का कंपनी गठित की है और उसकी सुरक्षा के लिए वन विभाग को, प्रशासन को, राजस्व अधिकारी और खनिज विभाग को अधिकृत किया है। फिर कारण क्या है कि लगातार रेत के अवैध उत्खनन जारी है? मेरा तो मानना है और सच्चाई भी है। गोविंद सिंह जी, अकेले रेत नहीं, मुरुम की भी है, पत्थरों की भी है, कई इस तरह के उत्खनन हो रहे हैं। अभी ये मामला रेत का था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से, अगर आपके यहाँ अवैध उत्खनन नहीं होता तो एक साधारण वेस्पा टूटा फूटा स्कूटर लेने वाला सुधीर शर्मा 2 हेलीकॉप्टर का 2 वर्ष के अंदर मालिक नहीं बन जाता, 4,500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाता। मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, खनिज अवैध उत्खनन में सरकार के लोगों का पूरा संरक्षण है। सरकार में सत्ता में बैठे हुए विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका पूरा मैं प्रमाण दूंगा। अगर मालू जी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आज मैं कल ही सुबह चल के बता दूंगा, प्रमाण सहित, दस्तावेज सहित, और खुलेआम बता दूंगा कहाँ उत्खनन अभी भी जारी है और कौन लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मामला है विपक्ष का है आरोप लगाना, तो हमारा तो कर्तव्य धर्म है। और मैं तो साफ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी पार्टी का, हमारी पार्टी का भी कोई सदस्य इसमें सम्मिलित है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप कानून आपके हाथ में है, जनता ने आपको सार्वभौम पूरी सत्ता सौंप दी है, आप उनके कठोर कार्रवाई करके गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही आज कहना चाहता हूँ कि गोहद में 4 जांच हुई, यहाँ से मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया, और पहले तो सवाल यहाँ मैं उठता हूँ, पिछले 5 वर्षों का आप इतिहास उठा लें, आपके भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जिसमें 10-25 भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता पार्टी के विधायकों ने अवैध उत्खनन का मामला नहीं उठाया हो। अब पिछले 2 महीने पहले विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण में भारतीय जनता पार्टी दतिया जिले के सोड़ा के विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी ने, भांडेर से विधायक माननीय पिरोनिया जी ने और मेरा संयुक्त था रेत अवैध उत्खनन दतिया और भिंड जिले का। उसके बाद आश्वासन दिया मंत्री ने, लेकिन लगातार आज भी बेरसा में और बिल्कुल गोविंद जारी है। गोविंद सिंह जी, ये पूरे प्रदेश का मामला है। हम चाहते हैं, आप जननायक है, आप मंत्री रहे, पूरे प्रदेश के मुद्दों पे भी आप नजर डालें। हम आपके पास फिर आएंगे और ये भी हम आपसे पूछेंगे गोविंद सिंह जी कि निश्चित आपने खुद कहा कि अगर कांग्रेस के विधायक और एमएलए हैं या कांग्रेस के नेता हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। तो मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि शिवपुरी और छतरपुर में कांग्रेस के भी लोग इस अवैध उत्खनन से जुड़े रहे हैं। तो जब आपकी कांग्रेस सरकार थी तो उन पर क्यों नहीं लगाम कसा गया? लेकिन अग्निहोत्री जी से पूछेंगे, आपने गोविंद सिंह जी को भी सुना, आपने मालू जी को भी सुना, क्या वाकई में जो कानून बना है, जैसे कि आपने देखा आज गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया, जबकि अगर वो अपना रेत लेके, डंपर लेके, ट्रैक्टर लेके अगर वो भाग रहा है, सामने अगर पुलिस रोकना चाहती है तो उसको कुचल दे रहा थी। ये तो इरादतन तौर पे उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, गैर इरादतन क्यों हो रहा है? क्या वाकई में कानून लचर है क्या अग्निहोत्री जी? देखिए, एक तकनीकी पॉइंट हो सकता है, लेकिन नरेंद्र कुमार जी के मामले में भी IPS जो नरेंद्र कुमार जी को मारा गया था, उनके मामले में भी गैर इरादतन हत्या का ही केस दर्ज हुआ था। और रही बात धर्मेंद्र चौहान जो सिपाही हमारे जो शहीद हुए हैं, उनके मामले में भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये समझ से परे है कि नरेंद्र कुमार जी अवैध परिवहन रोक रहे थे पत्थरों का, और वो ट्रॉली पे चढ़कर, जिस तरह धर्मेंद्र चौहान ये ट्रक के डंपर के गेट पर लटक के और ड्राइवर को खींचने का प्रयास कर रहा था, उसी तरह से नरेंद्र कुमार भी उस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास कर रहे थे जिसमें पत्थर अवैध रूप से परिवहन करके ले जाए जा रहे थे। वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ भी ये वाकया हुआ कि पहले ये जो पुलिस का दल था नूराबाद पुलिस थाने का, ये गया था किसी लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए, और इनको बीच में ये ट्रक खड़ा दिखाई दिया जो संदिग्ध लगा, तो इन्होंने चेक करना चाहा। इतने में वो भागा। आपको थोड़ा सा मैं घटना के बारे में बताता हूँ। तो जीप से पुलिस ने उसका पीछा किया, उसको ओवरटेक करके रोका। उसमें पुलिस वाले रहे होंगे, पूरी टीम थी थाने की। तो ये धर्मेंद्र सिंह चौहान, फौजी साहसी आदमी, बहादुर आदमी, उसने सोचा कि ये मैं इसको किसी तरह रोक लूँ। वो ड्राइवर के साइड से चढ़ा और ड्राइवर को खींचने का प्रयास किया।
आगे चूंकि जीप खड़ी हुई थी तो उसे रिवर्स गियर में तेजी से भगाना चाहा और वो पलट गया खंती में जाकर के। और लेकिन मजे की बात आप देखिए कि उसने कांच तोड़ा, विंड स्क्रीन तोड़ा और तोड़ के फिर भागा और बाहर पुलिस की टीम खड़ी रही और कैसे भाग गया और बोलते हैं पीछा किया। अभी तक फरार है। आप ये तो कानून का मजाक है त्रिपाठी जी कि इस तरह से इतने सारे पुलिस वालों के सामने से कोई आरोपी कांच तोड़ के पलटे हुए ट्रक में से भाग जाए, ये तो आश्चर्यजनक है। वाकई कानून लचर है और इस पर कुछ गंभीरता से सोचने जो कानून बना है वही लचर है। एक तरह से कहा जाए गैर इरादतन हत्या का आरोप प्रकरण क्यों दर्ज किया है? उसके ऊपर हत्या का प्रकरण, नरेंद्र कुमार जी के मामले में भी हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए था और इसमें भी हत्या का मामला जो है दर्ज होना चाहिए था। दुर्घटना कहना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुर्घटना के कारण ये मरे हैं। ये तो इरादतन हत्या की बात है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हम मालू जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि अगर नकली मावा बनाने वाले, नकली दूध विक्रेताओं के लिए अगर आप विधानसभा में कानून बना सकते हैं कि उनको आजीवन कारावास, पहले 7 साल की सजा होती है, अब उनको आजीवन कारावास सजा होगी, तो क्या आप ऐसा कानून नहीं बना सकते कि अवैध उत्खनन को जो परिवहन कर रहे हैं, जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, अगर उनको पकड़ा जाए तो उनको भी आजीवन कारावास की सजा दी जाए? गैर इरादतन जैसे जो मामले दर्ज होते हैं 3 साल में अगर उनको सजा भी होगी तो छूट जाते हैं। मालू जी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम मालू जी आपको बता दें, आपने कहा कि आपका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी तरह से अवैध परिवहन, अवैध भंडारण, अवैध उत्खनन इनको रोकने के लिए। मैं अकेले मुरैना आईपीएस नरेंद्र कुमार जी की हत्या जो हुई थी वो मुरैना में हुई थी। अब मैं वहां से उसके बाद से अभी तक बता दूं कि मुरैना में ही पिछले कुछ दिनों में, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मुरैना में माफिया प्रशासन इस तरह का करता रहा। हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट कि कितने मामले इस तरह से हुए हैं। साल 2008 में तत्कालीन मुरैना कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और एसपी हरि सिंह यादव पर रंचोली खदान पर फायरिंग की गई थी। वहीं साल 2011 में मुरैना जिले के खनिज अधिकारी आर के कनेरिया पर 5 बार जानलेवा हमले हुए। साल 2012 में ही आईपीएस अधिकारी नरेंद्र सिंह पर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाई गई। नरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। साल 2012 में ही सराय छोला थाने और सिविल लाइन थाने पर रेत माफिया ने फायर किया और ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। साल 2012 में ही आगरा की तरफ वाली फॉरेस्ट चौकी पर रेत माफिया का हमला हुआ था। साल 2013 में मुरैना के देवरी हाईवे के पास चेकिंग पॉइंट पर तैनात एएसआई को रेत माफिया ने गोली मार दी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। तो मालू जी हमने आपको दिखाया ये आईपीएस नरेंद्र, पुराने मामले अगर छोड़ दें तो आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद जो मामले हुए हैं उसमें जो पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, रेत माफिया कितना बेखौफ है उसके मुद्दे पे तो प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से, प्रदीप, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी सवाल करें। सर, जिस तरह से खनन क्षेत्र में राजनीति और बाहुबल हावी हो रहा है, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि पारदर्शिता लाए और जहाँ ये जिस बीटों में ज्यादा अपराध होते हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर बिल्कुल पुलिस के ही ऊपर फायरिंग हो रही है। प्रदीप जी हम निश्चित मालू जी से आपका सवाल लेंगे। हमारे साथ दतिया से एक और दर्शक है राजू, जो अपना सवाल करेंगे। राजू जी सवाल करें। त्रिपाठी जी, ये जो शिवराज सिंह चौहान एसआईटी गठित कर रहे हैं कि हम माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये तो किन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे? माफिया तो इनकी पार्टी के लोग ही हैं, वही तो जो सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। इनके कहीं नारायण सिंह कुशवाहा को ले लो आप। जी जी जी, हम दोनों सब दर्शकों का उत्तर लेंगे। मालू जी आपने दर्शकों के सवाल भी सुने, हमने अपनी छोटी सी रिपोर्ट भी बताई। क्या वजह है? क्या आपका पुलिस महकमा या प्रशासन में जो बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि सरकार यानी मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री के आदेशों का पालन सही ढंग से करे? त्रिपाठी जी, जितने भी आपने फुटेज दिखाए, घटनाएं दिखाई जी, ये जो रेत के अवैध परिवहन के बारे में जिस मुस्तैदी के साथ, जिस शिद्दत के साथ सरकार ने एक 15 दिन का पखवाड़ा चलाया, वो अगर ये सब ठीक होता तो क्यों चलाती? सरकार लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, अगर वो सब ठीक होता तो क्यों चला? ये एक सामाजिक बुराई, मैंने कहा ना, जैसे सट्टे का अड्डा है, शराब के हैं,
या इस तरह से ये जो अवैध माइनिंग का, जिसको कि कांग्रेस ने लगातार प्रश्रय दिया उस जमाने में जब इसकी कोई मैपिंग ही नहीं होती थी। आज तो ई टेंडरिंग है, आज मैपिंग होती है, आज ऐसे कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता। तब तो उन्होंने इशारा कर दिया कि यहाँ से खोद लो, यहाँ से ले जाओ। ये कारोबार फला फूला उस जमाने में, और ऐसे गिरोह बने। उनसे मुकाबला करने के लिए हमेशा प्रशासन सजग और सतर्क रहा। आपके फुटेज दिखा रहे हैं कि खुद अधिकारी तैनात रहे, उन पर गोलियां चली, जो भी कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वाले पहले नहीं कर रहे थे। अरे ऐसे कई डाकुओं के गिरोह, ऐसे कई दूसरे गिरोहों को हमारी सरकार ने लगातार अभियान चलाकर समाप्त किया है। तो ये एक दिन का काम नहीं, लेकिन हम इस पर सजग हैं, हम लगातार इस पर मुस्तैदी से अपनी निगाह रखे हुए हैं। और ऐसी घटना, दुर्घटना, एक आवृत्ति लगातार नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये हो रहा है, ये दुर्घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने किसी को छोड़ा नहीं है, हमारे प्रशासन ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, वो खुद गए पकड़ने, इसीलिए तो ये घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है। और ये जब माफिया या ऐसे गिरोह हैं, ये सभी दूर अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, उनका काम ही ये होता है, चाहे चोरी करने वाला हो या डाका डालने वाला हो, वो काउंटर में फायर करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है। लेकिन जब उनको पकड़ने जाते हैं, यानी उस समय अगर मुस्तैदी के साथ रहता है, तभी वो सामने चीजें आती है। तो मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा कहीं भी खराब नहीं है। आज सवाल ही वही है, सवाल वही है, सरकार की मंशा खराब नहीं है, लेकिन आपका प्रशासन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, हमने लगातार अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन के प्रकरण को, न केवल उसको, मैंने कहा ना आपको कि पिछले 5 सालों में 3 गुना राशि हमने वसूल की है। इसका मतलब सरकार की मंशा साफ है कि वो ऐसे किसी भी अवैध कारोबार को न तो फलने फूलने देगी, न पनपने देगी, उस पर सख्ती और कड़ाई के साथ पेश आएगी। और इसीलिए हम बार बार हमारे अधिकारी, हमारे जांच दल, कलेक्टर के नेतृत्व में अलग, दूसरा जो खनिज विभाग अधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग उसकी वहां पर पेट्रोलिंग करता है और उसको देखता है। माननीय गोविंद सिंह जी ने कहा घड़ियाल प्रोजेक्ट के, मैं ये कहूंगा कि ये घड़ियाल प्रोजेक्ट के तहत जो वहाँ रुका हुआ था, वो इसी तरह से लोग उठा के ले जाते थे, और उसी के लिए इतनी सारी पुलिस पार्टी, इतने सारे खनिज के अधिकारी लगातार मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन उसमें से यदि कोई बच के निकलता है, उसको जो पकड़ा जाता है और वो दुस्साहस करता है, तब ऐसी कोई दुर्घटना सामने आती है। लेकिन उस पर लगातार मुस्तैदी के साथ थोड़ा सा सरकार, मालू जी आप हमारे साथ, सरकार ने, मालू जी हमारे साथ एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं, भोपाल से ही हैं, विकास जी अपना सवाल करें। मेरा सवाल मालू जी से है। मेरा सवाल ये है कि जैसे मालू जी ने बताया कि पूरा जो है खनन पट्टी की मैपिंग सरकार करती है, क्या खनन माफिया की कोई मैपिंग होती है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, और अगर मैपिंग हुई है तो किन किन के खिलाफ कार्रवाई हुई है और किन किन के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी जी जी, मालू जी से हम उत्तर। मालू जी, एक और दर्शक है हमारे साथ खजुराहो से जो अपना सवाल कर रहे हैं। जी संजय जी, सवाल करें। मैं साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी अभी हमारे यहाँ जितने भी खनन चल रहे हैं, वो सब सरकार और पुलिस और तहसीलदार एसडीएम के सिर्फ आर्थिक कमाई कमाने के लिए ही ये खुद चलवा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मालू जी, दो सवाल आए यहाँ। एक तो मैपिंग वाली बात हुई, दूसरा अधिकारी खुद मिले हुए हैं। आपकी मंशा पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपकी सरकार की मंशा पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जो आपका आदेश का पालन करता है वो लचर है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं भोपाल से ही, भरत जी अपना सवाल करें। सवाल यह है कि मालू जी कांग्रेस और बीजेपी को बदनाम वाली बात करते हैं कि कांग्रेस कर रही, बीजेपी कर रही है। पहले ये तो देखें कि ये जो ड्रोमनामचा होता है उसमें आरक्षक ने रिपोर्ट डाल के गया है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए, अवैध वसूली करने जा रहा है। हाँ, वो भी आईपीएस जब मारा गया उसमें भी नहीं है कहीं पर, उसने सीबीआई ने रिजेक्ट किया। आप अपना बचाव कर रही है बीजेपी। कांग्रेस को बीजेपी बदनाम मत करो मालू जी, बात यहाँ करो कि मतलब कि है क्या ये, उसका है कि नहीं, SIT बना दो, ये बना दो, ये आयोग बना दो। बिल्कुल आपका सवाल आ गया है। निश्चित तौर पे आपको उस शहीद को सलाम करना चाहिए, आखिर शहीद हुआ, उसके परिवार के लोगों को सलाम करना चाहिए, उनके धैर्य को सलाम करना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो भी अपने आप में एक मौजू है। मालू जी, आपसे 3 दर्शकों ने अलग अलग सवाल किए हैं, क्या है उत्तर आपके पास? संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। हम उसके बाद गोविंद सिंह जी से जब कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से जो सरकार होती है
उसको उसकी जवाबदेही होती है और उससे वो यदि वो मुकरती है, यदि उसमें लचरता लाती है या यदि उसमें कोई लेतलाली करती है तो वो जिम्मेदार है। लेकिन सरकार ने अपना काम मुस्तैदी के साथ किया है। मैं इस साल की बताता हूँ, 8,052 प्रकरण बने पूरे अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के। उसमें से 7,300 का निराकरण करके और उस पर 20 करोड़ से ज़्यादा दंड की राशि लगाई। जो ये माफिया का जो मैपिंग की बात कर रहे हैं, ये अगर नहीं पकड़े जाते तो ये प्रकरण कहाँ से बनते और ये राशि कहाँ से मिलती। देखिए, जो कानून है उसी के मुताबिक काम होगा। ये देश जंगल का राज नहीं, कानून के रास्ते चलता है। और इसीलिए दूसरी बात जो है, दूसरी बात ये व्यवस्था की जो गिरावट शुरू से चली आ रही, वो इस तरह के कानून में लगातार परिशोधन के बाद वो ठीक होता है और प्रशासन को भी मुस्तैद करने के लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री मॉनिटरिंग करते हैं। उसी का परिणाम है कि व्यवस्था में दोष जितना था उससे कम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सारा व्यवस्था का दोष मिट जाता है, लेकिन ये कई चीजें जब सामने आती है उसके बाद में उस पर और नए नियम और कड़ाई के साथ लागू होते हैं। अब मैंने कहा ना, जैसे अवैध परिवहन, ये खनिज परिवहन के पखवाड़ा हर साल चलाई है, ये इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की देन है कि उन्होंने बहुत रोज मॉनिटरिंग करें। बार-बार आपको याद दिला रहे हैं। इस तरह कई तरह के मालू जी, हम आपको रोकेंगे, हम बार-बार आपको याद दिला रहे हैं। हम आपकी सरकार की मंशा पे हम सवाल ही नहीं उठा रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि आपके जो आदेश का पालन करते हैं। एक दर्शक ने खजुराहो से कहा कि आपके तहसीलदार, एसडीएम या जो भी अधिकारी है माइनिंग से जुड़े, उनकी कमाई का साधन है अवैध उत्खनन, आपने उन पे लगाम नहीं कसी। हम गोविंद सिंह जी से भी जानेंगे, लेकिन मैं यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे भिंड कलेक्टर के बिगड़े बोल। मालू जी, आपके मुख्यमंत्री जी किसानों के हमदर्दी के लिए सारे नियम कायदे एक तरफ करके उनसे जुड़ गए, उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उनके जो हाथ हैं, दाएं बाएं जो भी कलेक्टर हैं, वो किस तरह से बिगड़े हुए हैं, वो कितना किसानों को मानते हैं, ये हम आपको एक छोटा सा उदाहरण अभी दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे खनिज के खूनी खेल पर। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। जिसकी तलाश में भाग ठान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है खनन के खूनी खेल पर।
ये जारी रहेगी। लेकिन पहले आज जो कांग्रेस ने एक टेप जारी किया है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। मालू जी हमारे कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मालू जी, आपकी मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन जो आपके कर्ता धर्ता हैं वो क्या सोचते हैं किसानों के मामले में, आप खुद जान रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन जो उनके आदेशों का पालन करेंगे वो क्या कह रहे हैं किसानों के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ। सर ये कह रहा था, ये जो उमरी में सर ये एक और किसान ने आत्महत्या की है, तो सर क्या निकल के आया, कुछ पता चला है क्यों आत्महत्या की है? भैया मेरे, आपने क्या पता किया? सर सुसाइड नोट मिला है उसके पास से। तो उसमें ये लिख रहे हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खेती की हालत देखकर खेत पर ही आत्महत्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है सर नोट में। तो खेत की हालत देखी आपने? हाँ सर, खेत देखा उसका? खेत तो नहीं देखा सर, घर तक गए थे उसके। देखना चाहिए ना यार, खेत देखना चाहिए ना। जी सर, सुबह सुबह सर टूर कर लो सर, वहाँ का देख लेंगे, सारी स्थिति भी क्लियर हो जाएगी सर। हाँ सर, सुबह सर वो मृतक के खेत का जो आप बता रहे थे ना, हाँ तो सर बढ़िया रहेगा सर वहाँ। नहीं ऐसा ही है ना, नायब तहसीलदार वही है। अच्छा, नहीं आप सर कह रहे थे ना सुबह प्रेस के साथ चलने की। हाँ तो अब हर आदमी, अब जो कोई भी बात करेगा यार साहब, उसके लिए क्या कर सकते हैं यार। सही बात है भाई, उसकी मौत हुई, हमें दुख है, इससे तो आपको अंदाजा होगा कि 5 छोरी 1 छोरे पालने में प्राण तो निकलेंगे यार, इससे बच्चे पैदा किए हैं तो। सही बात है, वहाँ निकलेंगे तो कष्ट तो होगा। लेकिन जब गेहूँ की फसल बढ़िया खड़ी है खेत में फिर। सर ये कह रहा था, ये कल आपका प्रेस नोट भी आया था PRO साहब की तरफ से, तो अभी सर अपने यहाँ कितने % सर्वे का काम हो गया सर जिले में? जो आंकलन सर्वे किया जा रहा है ना। अरे भैया परसों फिर ओले पड़ गए तो फिर काम शुरू हो गया यार, क्या बताऊँ। तो मालू जी आपने देखा कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं किसानों के बारे में कि 5-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं, खेती सही है, उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं तो मरेगा ही उसके, अगर 5 बच्चे पैदा हुए, 6 बच्चे पैदा हुए। मालू जी देखिए, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि कोई ऐसी बात कोई अधिकारी कहता हो तो ये गलत है। लेकिन किस संदर्भ में कैसा टेप जारी हुआ, वो उसको पूरे एकजाई स्वरूप में देखने के बाद ही उसको बताया जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, क्या कहा गया। लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को इस तरह के शब्द नहीं कहना चाहिए। और चूंकि मैंने आपको बताया ना कि व्यवस्था के दोष हैं, कई चीज़ें संज्ञान में आती, उस पर कार्रवाई भी होती है, और निश्चित रूप से सरकार ने किसी को कोई ऐसी छूट नहीं दे रखी है। सरकार की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है, और लगातार किसानों के मामले में सरकार संवेदनशील है। मैं खुद बोल रहा हूं सरकार संवेदनशील है, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो संवेदनशील नहीं है। आपने एक बात कही कि कौन सा टेप है, कैसा है, गोविंद सिंह जी ने इस टेप को जारी किया है। गोविंद सिंह जी, आप इस पर कितनी सत्यता पाते हुए आपने जारी किया है? टेप पूरी तरह से ये कलेक्टर भिंड का बिल्कुल सत्ता के मद में मदांध हो चुका है। सत्ता पार्टी के नेताओं के द्वारा पदोन्नति करा के उनको भिंड में कलेक्टर बनाया गया, और मनमानी तरीके से कार्य कराने के लिए उनको छूट दे रखी है। अन्यथा एक कलेक्टर की जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी हिम्मत नहीं। आपने टैप का पूरा पहले शुरुआत का वो नहीं दिखाया, उसमें तो और अभद्रता, असली गालियां दी हैं कलेक्टर ने। वो गाली हम नहीं दिखा सकते। लेकिन नहीं दिखाने, लेकिन दी हैं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, कलेक्टर आज तक 7 लोगों की मौत हो गई। आज भिंड में एक और कृष्ण गोपाल उर्फ नीरज ने आत्महत्या की है। उसकी माँ विकलांग थी, उसके पिता को, नीरज सिंह के पिता को लकवा मार गया है। 4 बीघा जमीन पूरी सड़ गई। मैंने कलेक्टर से खुद कहा कि आप चलो मेरे सामने, मैंने 30-40 गांव में गया हूं, आप सरसों का देख लो। जो सरसों 4-5 कुंटल होती थी, किसी खेत में 1 कुंटल से अधिक नहीं निकल रही। मैंने कहा जहां आप गेहूं की बता रहे हो अच्छी फसल है, एक आप स्वयं चले चलो, केवल एक खेत का निकाल के देख लो, जो 20-25 मन गेहूं एक भी हो रहा है, आज 5-6 मन गेहूं निकल रहा है। तो सच्चाई, कलेक्टर आज तक इतनी मौत के बाद न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री या बड़ा नेता उनके पास पहुंचा है, न प्रशासनिक अधिकारी। और यहाँ तक है कलेक्टर का बयान, भिंड जिले में जो आत्महत्या हुई है उसके लिए भिंड का कलेक्टर मधुकर आग्ने जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान तत्काल दे दिया कि भिंड जिले में 15 से 20% नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कोई सर्वे ही नहीं करा गया। आज तक कोई पटवारी गांव में गया नहीं है।
अब जरूर है, तीसरी बार जो बोले गोहद में कुछ महंगाओं के क्षेत्र में पड़े हैं, तो पटवारी और वहाँ जरूर गए हैं। वहाँ पर स्थानीय जो है मंत्री हैं लाल सिंह यादव भी गए हैं, और भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आज था, लेकिन अब आगे पुनः जाने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जाएंगे। लेकिन मैं जहाँ जहाँ हत्या हुई, लोगों ने हादसे में मौत हुई, उनके लिए क्या आप दो आंसू नहीं बहा सकते थे? सहायता नहीं दो कम से कम ऐसे दुखी में। और फिर कारण क्या है? भिंड जिले का बहादुर व्यक्ति आज़ादी के लड़ाई में लड़ा, तो सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल हुए। भिंड में कमांडर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लाल सेना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और जितने भी बॉर्डर हैं आज, अधिकांश लोग चंबल, ग्वालियर, चंबल संभाग के हुए हैं, शहीद हो रहे हैं। फिर आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि भिंड का बहादुर किसान आज आत्महत्या को मजबूर है? अगर आप यही मानते हैं कि शायद वो खेती के कारण नहीं है, तो फिर आप सरकार में हैं, आपकी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री जी, आपको ये खोज करना चाहिए, आखिर भिंड जिले में हत्याओं का, किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला क्यों चल रहा है? ये एक शर्मनाक है। मैं तो किसानों भाइयों से भी अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि भाई अगर विपत्ति आई है तो मजबूती के साथ संघर्ष करो, हिम्मत बांधो, ऐसे हादसे में ऐसा कोई कदम घातक मत उठाइए जिसमें पूरा परिवार। जी गोविंद सिंह जी, ये चूंकि मुद्दा हम रेत माफिया को लेकर के या खनन माफिया को लेकर लिए हैं, हमने एक मालू जी को एक छोटा सा नमूना दिखाया है कि आपके अधिकारी कितना सरकार को गंभीरता से लेते हैं, सरकार के आदेशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये हमने बताने का प्रयास किया है। मालू जी, अग्निहोत्री जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस मुद्दे में जो अब मैंने आपको दिखाया? क्या ये सही, अगर सही ढंग से सरकार के आदेशों का पालन होने लगता? एक दर्शक ने भी कहा, गोविंद मालू जी ने बड़े सफाई से उठाल गए कि जो एसडीएम, तहसीलदार या खनिज से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनके ये कमाई का जरिया है अवैध उत्खनन, और वो कमाई का जरिया उन सफेद पोषों तक भी जाता है जो उनको संरक्षण देते हैं। जी त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा तगड़ा नेक्सस है नेताओं और माफिया के बीच में, चाहे वो खनन से जुड़ा माफिया हो, चाहे अपराधों से जुड़ा माफिया हो, या अवैध वसूली का बात हो। शहरों में भी इस तरह की बहुत सी कार्रवाइयाँ हैं। आपने सुना होगा कि रेलवे स्टेशन पे इस तरह से बहुत सी वसूली होती है, चाहे वो भीख मांगने वाले हों, रिक्शे वाले हों, ऑटो वाले हों, इन सब से वसूलियाँ होती है। और ये सब नेक्सस के कारण होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब तक संरक्षण नहीं होगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण नहीं होगा जिसकी सरकार में ऊपर तक पकड़ हो, ये बात मैं बीजेपी या कांग्रेस के संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी आपने ये सब नेक्सस देखे होंगे, और अब बीजेपी की सरकार में भी ये नेक्सस देखने को मिल रहा है। तो इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे नकेल कसी जाए, और किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ा जाए। कई ऐसे नेता हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके रेत माफिया, खनन माफिया, इन सब से संबंध, मतलब वो खुद संचालन करते हैं, उसके पीछे उनका पूरा हाथ रहता है कि उन्हें नुकसान ना होने पाए। तो इस सब पे कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे इस सब नेक्सस को तोड़ा जाए, ये तो सरकार और सरकार के मुखिया का काम है कि वो इस पर सोचे और इस पर आगे बढ़े। तो उचित यही होगा। और बालू जी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, कम से कम ये बात तो आप सरकार तक पहुँचाइए कि इस तरह के घटनाओं में, जैसे कि खनन माफिया को रोकने में या रेत के परिवहन को रोकने में, यदि किसी पुलिस वाला की शहादत होती है तो कम से कम आरोपियों पे हत्या का मामला तो दर्ज किया जाए। इस तरह कुछ कानून में संशोधन लाइए, सरकार से कहिए, और उनके परिवार को न्याय दिलवाइए। गैर इरादतन हत्या में कम से अधिक 5 साल की सजा होगी यदि वो पकड़ा जाता है। 3 से 5 साल, कुछ मामलों में 5 साल की सजा भी हुई है। तो इससे ज़्यादा सजा नहीं होती। तो कम से कम हत्या का उसमें धारा तो कम से कम जुड़वाइए कि ऐसा कुछ होता है, उसको दुर्घटना मान लिया जाता है, ये तो बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। त्रिपाठी जी, बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हम मालू जी से पूछेंगे बाद में, लेकिन हम गोविंद सिंह जी से जानना चाहेंगे। गोविंद सिंह जी, बात अभी की सरकार की नहीं है, ठीक है 11 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, खनन माफिया फल फूल रहा, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस रेजिम में भी आप खुद जानते हैं कई ऐसे माफिया हैं जो आपके यहाँ मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लंबा कारोबार करते रहे, लेकिन आपकी सरकार ने भी उनमें नकेल डालने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। गोविंद सिंह, जहाँ तक त्रिपाठी जी आपका कहना है तो कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर कांग्रेस ने गलती की तो कांग्रेस को जनता ने बाहर कर दिया।
और अगर आप साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन दे रहे हो तो फिर आप के राज्य में ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 2 आपके पुलिस के अधिकारी, शासकीय कर्मचारी मारे गए खनिज माफियाओं के द्वारा, चर्चा चल रही है। लेकिन त्रिपाठी जी, आपको मैं बता देना चाहूँगा पिछले 5 वर्षों में 13 व्यक्ति लाहौर और रोन आसपास सिंध नदी के अवैध रेत उत्खनन में हत्या हुई है। दिवाली के ठीक 2-3 दिन पूर्व एक किसान के खेत में खनिज माफिया पोकलैंड मशीन ला के जबरन खोदने चालू कर दिया। उसने रोका, झगड़ा चालू हुआ, गोली मार दी। 6 अपराधी हैं। आज तक वो, मैंने विधानसभा में अभी 2 महीने प्रश्न भी लगाया था, ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन आज तक वो अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं है? क्या कारण है कि 20 जून 2014 को लाहौर के ईमानदार एसडीएम लाहौर ने जब खनिज रेत के 4 ट्रक पकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक रसाल सिंह जी के भाई और भतीजों ने उन पर हमला किया, जानलेवा, जान बचा के। उस जो बहादुर आदमी को आपकी सरकार अगर ईमानदारी से परखती तो उसको तत्काल उन पर तो कार्रवाई, महीनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जब वो खुद सरेंडर हो गए, खुद उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत कराने की प्रयास किया और हो गए, तब उन्होंने मिला। लेकिन एसडीएम का तबादला कर देते हैं आप उसको। जो आदमी खनन अवैध उत्खनन इसलिए रोकना चाहता है उसको तो आप हटाते हैं, तो आपकी नीयत में खोट पड़ता। मैं एक और कहना चाहता हूँ, गिरवासा गांव है, वहाँ पर एक यादव हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, उसकी 6 महीने पहले हत्या खनिज माफियाओं के द्वारा की गई। और करीब 30 से अधिक ऐसे प्रकरण हैं जो आप थाने के रिकॉर्ड में पंजीबद्ध हैं। उनमें 307 गोलियां चलाई गई, घायल हुए, और तमाम लोग इस तरह से पीड़ित हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, दावे के साथ प्रमाण है। मैं आपको त्रिपाठी जी और मालू जी और अग्निहोत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें। मैं आज भी, कल ही आपको जगह जगह अवैध रेत के उत्खनन के ढेर दिखाई देंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोहद में 225 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए आरक्षित कर दी 4 वर्ष पहले, उसमें 100 फीट तक पत्थर खोद लिया गया। अभी कलेक्टर ने ऑर्डर किया 197 हेक्टेयर भूमि वार्ड नंबर 17 गोहद में 17 में जो वहाँ की लोकल स्कूल के लिए, खेल के लिए, स्टेडियम के लिए आरक्षित थी, वो खोद डाली। मेरे योजना समिति में मामला उठाने पर प्रभारी मंत्री माननीय माया सिंह जी के निर्देश पर 5 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। उन्होंने जांच की, उन्होंने साफ लिखा है, आज लगातार 18 क्रशर चल रहे हैं। एक दिन में कम से कम 60 से 70 लाख की गिट्टी उत्तर प्रदेश में जा रही है और 150-100 फुट के गड्ढे हो गए। एसडीएम ने लिखा है, कमेटी ने जांच की। मैंने विधानसभा में सवाल ध्यानाकर्षण लगाया तो माननीय खनिज मंत्री जी ने निर्देश दिए कि हमें यहाँ से भोपाल स्तर से डायरेक्टर खनिज आस्टीन को भेजा। आस्टीन ने जांच में पकड़ा कि वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन मात्र कलेक्टर जो मधुकर आग्ने जो वर्तमान में है, उनके द्वारा एक नोटिस दे दिया गया है अक्टूबर में कि हमने नोटिस दे दिया, कारण बताओ सूचना पत्र। और मैंने अभी जब प्रश्न फिर लगाया ये फरवरी मार्च के सत्र में, तो उसमें जवाब देते हैं कि कलेक्टर के यहाँ से शासन का जवाब आता है कि नोटिस जारी कर दिया गया है, इसलिए कार्रवाई करना संभव नहीं। वहाँ के निरीक्षक जो खनिज निरीक्षक उसको निर्देशित किया गया आप पता लगाएं। जब 2 बार शासकीय अधिकारी कर्मचारी भोपाल से गई, टीम ने जांच कर ली, फिर क्या कारण है कि खनिज जो अवैध क्रशर चल रहा है उनको क्यों रोकने का प्रयास नहीं कर रहा? उनका प्रयास क्यों नहीं कर रहे? और आज भी, कल ही आप जाइए और खनिज का माफिया इतने हौसले बुलंद हैं, आखिर क्या कारण है? खुलेआम चल रहा है, आज रोका नहीं जा रहा। और मैं तो हमारा गोविंद सिंह जी सवाल आपसे ये था कि आपके शासन काल में भी ये चलता रहा है, आपके भी कोई खास मेरे शासन काल में चलता रहा तो अभी भी आप जांच करा के उनके कार्रवाई करिए, उनके क्या गिरफ्तार करिए। हमने जो पाप किए, हमारी सरकार ने किए होंगे गलतियां, वो हम भुगत रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? बिल्कुल आप मानते हैं कि हाँ। हमने स्वीकार कर लिया जनता का आदेश, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है और पूरी तरह से पूरे प्रदेश को लूटने में लगी है। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद गजनवी भी हिंदुस्तान को लूटने आया था, लेकिन उसने भी थोड़ा रहम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मोहम्मद गजनवी की ग्रैंडफादर निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। आप देखिए कि कल को कोई और सरकार आए, किसी और पार्टी की सरकार आए, तब भी ये नेक्सस फिर बन जाएगा।
वैसा ही और बना ये चलता ही रहेगा। रहेगा, पहले भी था, थोड़ा सा ज्यादा। गोविंद मालू जी बहुत गंभीर आरोप ने बहुत ही जी, मालू जी बहुत गंभीर आरोप लगाया बहुत गोविंद सिंह जी ही ने। बहुत सारी बातें और उन्होंने बताई। एक आपने लेकिन हमारे प्रश्न ऐसे कांग्रेस के जमाने के और उसके बाद के भी ऐसे 1000 प्रकरण में गिना सकता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है कि आपके ही क्षेत्र के केपी सिंह किस रूप में विख्यात थे, क्या सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उधर किस ढंग से खनन का छतरपुर क्षेत्र में उनका कितना दबदबा था और किस ढंग से ये माफिया, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कोई माफिया राज नहीं चला रहा है। लगातार हमने इस पर कार्रवाई की है और ऐसे कई गिरोहों का सफाया किया है। आपके चंबल के क्षेत्र में, आपके ग्वालियर के क्षेत्र में कई सारे ऐसे गिरोह थे, दूसरे भी जो अन्य अधिकारियों अन्य अपराधों में लिप्त थे, उनको भी सरकार ने निशाना बनाकर उनको नेस्त नाबूद किया है। अभी भी जैसे अभी ओले पाले की बात आई, ये सरकार बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही थी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री आपके ही क्षेत्र में गए। इसलिए ये कहना कि सरकार ने यूं ही छोड़ रखा, ऐसा नहीं। मैंने कहा व्यवस्था का दोष है, वो जैसे जैसे सामने आता है सवाल वही था, आपने माना इस चीज ठीक को करने का काम, व्यवस्था को ठीक करने का काम व्यवस्था आप 11 साल से हैं, ये जो 50 साल 60 साल की जो व्यवस्था है आपने जो ध्वस्त कर दी है, इस सिस्टम को जो आपने खराब कर दिया है, उस सिस्टम को ठीक करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कितने साल और लगेंगे मालू जी? केंद्र की सरकार भी कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कर मालू रही जी है। 11 साल हो गए और कितने साल लगेंगे? देखिए नक्सलवाद खत्म हुआ क्या, आतंकवाद खत्म हुआ क्या, ये इस पर लगातार अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार सजग है, ऐसे कई सारे माफिया पनप रहे हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स पनप रहे हैं, उनको सरकार बराबर निशाने पे रखे हुए किसी को छूट नहीं दे रही है, किसी को कोई संरक्षण नहीं दे रही है। मालू जी ऐसा आपने कहा जो कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपने कहा, वो सारे मालू जी आप सवाल सुन लगाते लीजिए। हैं। मालू जी मामले में मतलब हमारी मंशा ठीक है, हम मालू जी सवाल ये है, आपने कहा सिस्टम कांग्रेस ने खराब किया, उसको लगे कितने साल लगेंगे? और देखिए, अरे मैंने क्या कहा, सिस्टम को हमने बहुत कुछ ठीक किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% हम ठीक कर चुके, लेकिन हम उस दिशा में लगातार बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा अभी शराब माफियाओं के मामले में, शराब माफियाओं के बारे में रोज नई हम नीति बनाते हैं। अभी भी ऑनलाइन परमिट का जो सिस्टम हुआ है, उससे भी कई सारी जो चोरी है वो रेवेन्यू की वो रुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने माफिया पनपा दिया, शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, और मैं आपको बता दूं इस बात का शोर मचा, 180 करोड़ रुपया मिलता है केवल 3200 करोड़ में से केवल 180 करोड़ रुपया रेत के रेवेन्यू से आता है, रेत के मालू जी आता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा चोरी होती है और उस पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। 2 सवाल हमारे आपसे हैं, समय समाप्त हो रहा, बहुत छोटे से सवाल हैं। आपने बिल्कुल कहा, क्या आप ये मानते हैं कि टाइम पे सभी जगह जो रेत की नीलामी के ठेके होते हैं वो क्या टाइम पे हो रहे हैं? दूसरा सवाल, अगर आप बहुत सख्त हैं तो आपको मैंने वो क्लिपिंग भी दिखाई है, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरेआम उस खनिज माफिया, कह लीजिए खनिज व्यापारी से कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं पहुंचाया तो पेड़ के में बांध के पीटेंगे। उसके आप अपने उस विधायक के खिलाफ भी जांच किए क्या? उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे क्या? देखिए, ये सारी बातें आधी अधूरी जब आती हैं, इसको पूरी जांच, पूरी पड़ताल, पूरा उसके संज्ञान में पार्टी के और वो उसको ध्यान में दे रही है। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात कही कि सरकार की सजगता के बारे में कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। नियम कानून कायदे मुस्तैदी के साथ महीने भर हो रहा है मालू जी, अभी तक पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। पार्टी ने संज्ञान में लेकर जो भी उसको करना है, जो भी उनसे जवाब सवाल करना है वो कर रही है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी उसको छोड़ देगी, किसी को भी अगर गलती होगी तो निश्चित उसको दंड दिया जाएगा। और हमारे यहाँ तो इतना सख्ती से अनुशासन का पालन किया जाता है कि हम पार्टी यदि कोई ऐसी गड़बड़ करता है और अगर वास्तव में वो परीक्षण होकर वो सत्य साबित होता है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाने में हम कोताही नहीं बरतते हैं। इसलिए ये केवल शिगुफे छोड़ना या ऐसी कोई आधी अधूरी बात लाना या कोई भी इस तरह का स्टिंग करना या इस तरह से केवल उस पर केवल एक जाई स्वरूप में कार्रवाई नहीं होती केवल एक बार दिखाने से। उस पर पूरे घटनाक्रम पर पूरी उस जांच पड़ताल करके सरकार पार्टी सजग है और उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ
काम भी करती है और ऐसे माफियाओं को संरक्षण का देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल सरकार की मंशा साफ है, सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है। और मैं फिर कहूं आपसे, देखिए त्रिपाठी जी, न तो कांग्रेस न बीजेपी, ये जो माफियाओं का अलग गिरोह होता है, ये सब बात अलग है। संरक्षण ये देता है, वो देता है, कांग्रेस के नेता भी आज भी संरक्षण देते हैं। हम आपसे चाहेंगे मालू जी, हम आपसे चाहेंगे, जनता जो दर्शक देख रही है, जो माफिया राज से, खनन माफिया से दुखी है, जो उसको भोग रही है, मैं जानना चाहूंगा, जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा, मैं गोविंद सिंह जी से भी इस पर टिप्पणी लेंगे कि इस पे जो आपका कानून है विधानसभा में, इसको और सख्त बनाने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत है तो क्यों नहीं बनाया? मालू जी, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। आप सरकार को सुझाव देंगे या नहीं? जैसे आपने बनाया दूध, नकली मावा के लिए आपने आजम कारावास की बात बताई, तो उसी तरह अवैध कारोबार में कोई, अवैध खनन कारोबार में कोई फंसता है तो उसको सख्त कार्रवाई करने के लिए आप कानून बनाए। क्या आप अपनी सरकार से इसकी सिफारिश करेंगे मालू जी? देखिए, हमने लगातार इस पर सख्ती बरतते हुए नए नए नियम, कानून, कायदे बनाए। आपको पता है कि ये अवैध परिवहन के जितने प्रकरण प्रकाश में आते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है। नहीं, हम ये सजा पहले की नहीं बात कर था। रहे हैं। देखिए, पहले नहीं था, ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकरण आते हैं उसमें और सख्ती के साथ पहले से कड़े हुए हैं नियम। जब और कोई दुर्घटना घटती है तो और भी उस पर संशोधन के लिए सब खुले दिल से विचार करते हैं और इसलिए ये संभावना बनी रहती है। लेकिन हमने पहले से सख्त किए हैं नियम और सख्त नियम, मैं तो सिफारिश की बात कर रहा हूं, सिर्फ सजा के लिए। और देखिए, जो भी कानून की परिधि में जो सजा दी जा सकती है, जो सजा के प्रावधान हो सकते हैं, जो और कड़े नियम हो सकते हैं, वो सब सरकार करती है और आगे भी करेगी। गोविंद सिंह जी, आपका क्या सुझाव है? अगर जिस तरह से अभी आप खुद विधानसभा में रहे हैं, वहां ये बिल पास हुआ है कि जो नकली खोवा, नकली दूध बेचेगा उसको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, ऐसे तो क्या इस मुद्दे पे भी आप विधानसभा में हैं? क्या सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा विधेयक लाना चाहिए कि उनको भी सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए जो खनन माफिया है? ऐसा त्रिपाठी जी, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सख्त कानून बना है दूध और मिलावट के लिए जी, लेकिन जब नियत साफ नहीं है, नियत ही खराब हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पता करें आज जो सख्त कानून बना कितना पालन हो रहा है? पूरे प्रदेश में यूरिया मिला हुआ दूध चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में 8-8, 10-10 फैक्ट्रियां दूध की और घी की मालनपुर बन गई, जबकि 1/4 भी वहाँ दूध इतना नहीं हो रहा, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पहुँच रहा है। यूरिया में सर्फ मिलाकर, तमाम एसेंस मिलाकर दूध आज भी दूध और इससे लोगों की जाने जा रही हैं। तो जब नियत ही साफ नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो कानून है, अगर नियत साफ है, मनसा साफ है, तो फिर ये कानून जो वर्तमान में वो ही पर्याप्त है। नहीं, जैसे गैर इरादतन का हत्या, सच्चाई ये है आज कि मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजा बची रह गई। तंत्र जो आपने शुरुआत में कहा था, सिस्टम खत्म हो चुका, तंत्र बचा ही नहीं है। जब यहाँ असामाजिक तत्वों का, माफियाओं का और अराजकता की स्थिति मध्य प्रदेश में हो चुकी है। इसलिए कोई भी कानून आप बना लो, लेकिन जब पालन कराने वाले की नीयत साफ नहीं है, पालन कराने वाले भी इन सब धंधों में और इनमें लिप्त होगा, तो कोई कानून का बनाने का, कड़े से कड़े कानून का कोई औचित्य नहीं है, ना उसके नतीजे सामने आएंगे। हाँ, अगर इतने ही कानून पर्याप्त हैं और इसमें कार्रवाई करें ठोस, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सबसे राय लेके जहाँ जनहित के मामले हैं खुली चर्चा कराएं, बहस कराएं, पत्रकारों को बुलाएं, बुद्धिजीवियों को बुलाएं, रास्ता निकलेगा, तो लोग समाज में चेतना जगाएं। लेकिन ये एक तंत्र बात पे चलने वाली पार्टी का न तो प्रजातंत्र में विश्वास है, न विपक्षियों को साथ लेके चलने के का मानता है। जी गोविंद सिंह जी, अग्निहोत्री जी, हम आपसे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरी चर्चा पे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? त्रिपाठी, दो संक्षिप्त बहुत छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूँगा, शायद वो रिपीटिशन भी हो। पहला तो ये कि जो सरकार आदेश निकालती है, जो निर्देश जारी करती है, जो नीचे की जो मशीनरी है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे नीचे तहसीलदार, पटवारी, जो भी सिस्टम है, उनको अमल करने के लिए बाध्य करना होगा इनको, क्योंकि जो निर्देश जारी करते हैं उन पर अमल नहीं होता। चाहे वो ओला पाला वाली बात हो, बेमौसम बारिश वाली बात हो, जिस तरह से सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह से खरीदी के निर्देश दिए गए, उन निर्देशों में पालन होता नजर नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये मशीनरी को
आदेशों का पालन करना सख्ती से कराए। और दूसरी बात मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह अवैध परिवहन रोकने के कारण यदि कोई दुर्घटना में किसी पुलिस वाले की या राजस्व अमले की किसी की मौत होती है तो आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसा कानून में संशोधन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल अग्निहोत्री जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, रेत माफिया पर नकेल कसने में क्या सरकार नाकाम साबित हो रही है या रेत माफिया को नेताओं की सरपरस्ती हासिल है? और सरपरस्ती भी ऐसी कि अपराध के खिलाफ जामबाजी दिखाने वाले पुलिस अफसर और सिपाही कुचल कर मार दिए जाते हैं। 2012 में नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद हाई कोर्ट ने चंबल नदी से रेत का अवैध खनन रोकने और माफिया पर नकेल कसने के लिए वहां SAF की एक बटालियन